एक अपन देखते हैं कि इन तीनों जो हमने, या हम कह सकते हैं जो चारों हमने नियम पढ़े हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो का नियम और गैलुसेक का नियम, चारों का एक कॉम्बो पैक देखते हैं जिसके द्वारा एक बहुत ही खतरनाक चीज निकल करके आती है जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। एक सत्य से आपको रूबरू करवा देते हैं कि इस दुनिया में कोई सी गैस नहीं है जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, कोई नहीं है। जैसे कि हर माँ बाप कहते हैं ना हमारा बच्चा बहुत सिंसियर है, आज दिन तक दुनिया में कोई बच्चा सिंसियर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा उद्यम तो उसमें भरा ही रहता है, ठीक है ना। हाँ, कोई भी नहीं है, तू भी नहीं है, तू तो सबसे ज्यादा उद्यमी है, ठीक है ना, उद्यमी नहीं तू तो उदंडी है ना। हाँ, उद्यमी बच्चों में भी एक अलग प्रकृति होती है, उदंडिता। तो देखो आदर्श गैस समीकरण की बात करते हैं। एक हमने बॉयल का नियम देखा, पहला था हमारा बॉयल का नियम, बॉयल के नियम से क्या निकल करके आया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। दूसरा था चार्ल्स का, चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या निकल करके आया। तीसरा था गैलुसेक, और इसमें क्या निकल करके आया, और चौथा कौन सा है, और यहां आया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, ये आया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, ओके। अब इन चारों का हमें कॉम्बो पैक देखना है। कॉम्बो पैक निकल करके आता है PV बराबर, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, T क्या है टेम्परेचर, R क्या है कौन सा कांस्टेंट, दोबारा मत कहना, कौन सा कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट। यहां नहीं चलता, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में चलता है, ठीक है ना। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल से बात करेंगे तो वहां पर बताएंगे रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पर केवल गैस कांस्टेंट की बात करनी है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 134, ओके। अब हम इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देख लें आइडियल गैस इक्वेशन का। कई बार तो क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस समीकरण है, सबसे फेमस क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपके नहीं आता है। एप्लीकेशन नीट IIT JEE में पूछा जाता है। तुम्हारे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि PV बराबर NRT, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आइडियल गैस इक्वेशन है। तो तुम्हें पता करना है, पता करने के लिए थोड़ी सी इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलो जानकारी लेते हैं। PV बराबर NRT, ओके। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि PV बराबर R क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल को हम क्या लिख सकते हैं, दिया गया भार बट्टे अणुभार लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं, यानी कि W अपॉन MW लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, दिया गया भार बट्टे अणुभार, W क्या है, दिया गया भार, MW क्या है, अणुभार, मोलिकुलर वेट। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, वेरी गुड। नहीं है तो आगे बढ़ो। P बराबर W अपॉन V, क्योंकि V नीचे आएगा, यहां आ जाएगा MW और क्या आ जाएगा RT। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। हमें पता है कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं भाई। यहां पर अगर हम बात करें कि D इक्वल्स टू M अपॉन, यही होता ना, अरे डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर भार क्या है, एक तरह का मास ही है, तो हम W अपॉन V को क्या लिख सकते हैं, और हमारे पास इक्वेशन आ गई P बराबर D अपॉन MW RT, लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है यहां तक, नहीं है ना। एक समीकरण हमारे पास ये आ गया, एक समीकरण आपको ये दे देगा, एक समीकरण ये दे देगा, और उनमें से पूछेगा कौन सा आदर्श गैस समीकरण है, और चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज। बच्चा सोचना तीन तो होते नहीं, एक ही होता है, और वो टिक करेगा PV बराबर NRT।
और उसका क्या रीडबर कांस्टेंट निकलेगा वो एग्जामिनर को पता होगा, है ना। यही होता है ना, इसलिए तो हम जैसे एग्जाम से बाहर निकलते कोई पूछता कैसा हुआ पेपर, अरे बहुत झकास हुआ है, कितने क्वेश्चन ठोक के आया, 100 में से 90 ठोक गया, 90 ठोक गए, हाँ सही कितने, एक दो गलत मान ले, बाकी पूरे के पूरे सही है, यानी कि लगभग काट पीट के 85 पे समथिंग बैठ जाएंगे, हाँ आराम से बैठ जाएंगे। फिर वहां से 11 नंबर बस में बैठता है और जहां उसको पहुंचना होता है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते 2 5 10 वो डिस्कशन करते हैं बस में तो गलत हो जाता है, अरे यार दिमाग खराब हो गया, साला आता तो था लेकिन गलत कर आया। फिर रूम पे जाता है, खाना नहीं खाता, दिखाता है कि मैं थोड़ा सीरियस हूँ, फिर वो चाय पीता है, दिमाग फट रहा है चाय पिलाओ, फिर उसके बाद में 2 4 दोस्तों को फोन करेगा और जैसे ही बात करेगा तो वो 50 60 पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, उनमें क्या होता है कि हवन के अंदर आग के अंदर घी डालने का काम कर देते हैं कोचिंग वाले, फला कोचिंग के आंसर की आ गई, आंसर की से मिलाया, मिलाता ही रह गया, बंद किया, एक चाय और पियो, ठीक है ना। नहीं उस टाइम पर तो अचानक से चाय पीते हैं ना, फिर वो तो बाद में प्लान बनता है ना। फिर चाय, फिर 2 दोस्त ऐसे और मिलेंगे जिन्होंने भी मिलान किया था, वो भी मिलेंगे, वो बोलेंगे यार भाई तो आज चाय की थड़ी पे बैठते हैं, फिर वहां पर बोलता है यार आज तो बड़ा गमगीन माहौल है ना, गम ही गम है चारों तरफ यार, 90 क्वेश्चन सही हो रहे थे 30 पे आ गए, ऐसा कोई करता भी है क्या एग्जामिनर, चलो आज तो यार बैठते हैं कहीं ना कहीं, माहौल बनाने बैठ जाते हैं, बड़े अच्छा खासा माहौल बनाते हैं, दूसरे दिन फिर उठते हैं, थोड़ा हैंगओवर होता है, 12 1 2 दिन को थोड़ा रिकवरी होने में लग जाता है, फिर उसके बाद में वो थोड़ा रोना धोना शुरू करते हैं अपने माँ बाप, क्योंकि उस दिन तो क्या होता है कि कई माँ बाप को पता नहीं होता, बेचारे गांव से जो बिलोंग करते हैं उनको, जो पढ़े लिखे एजुकेट माँ बाप होते हो तो तुरंत पूछ लेते बेटा पेपर था कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन बैठे, आंसर की आ गए फला कोचिंग की, ठीक है ना, तो उनको तो जवाब देना भारी पड़ता है। लेकिन वो दूसरे दिन फिर जब वो उनके माँ बाप तक बात पहुँचते तो पूछते बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं है, 40,000 फीस भेजो दोबारा कोचिंग करने, ठीक है ना। फिर 2 बुरी बात कहेंगे घर वाले, फिर उसकी थोड़ी अक्ल ठिकाने आएगी और 10-15 दिन तो इस जुनून के साथ तैयारी करेगा कि मान के चलो वो इस फील्ड का सबसे बड़ा चैंपियन है। 10 दिन बाद में फिर वही, ठीक है ना। और एक विद्वान आदमी ने कहा था कि जो दुखी की घड़ी में किया गया काम होता है ना उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। जो एग्जाम में पास नहीं होने के बाद में जो दुख हुआ ना 2 4 दिन, वो दुख अगर तुम सिलेक्शन तक रख लो ना, गारंटी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाओ, लेकिन वो दुख हम रख ही नहीं पाते, दुख का तो अपने दूर दूर से रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, हम तो मनमोजी आदमी हैं। इसका मतलब यही नहीं कि सारे दिन दुख में ही रांझा की तरह घूम रहे हो बावड़ों की तरह, ऐसा भी नहीं रहना, उसका भी नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है ना। दुख होता है अपनी अंतरात्मा में, साइकोलॉजी का वर्ड है, एक तो होता है अधिगम और एक होता है अभिप्रेरणा, नाम सुना है कभी इन 2 वर्ड्स का। साइकोलॉजी में 2 वर्ड चलते हैं, अधिगम और एक होता है अभिप्रेरणा, ठीक है ना। अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग और अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, सेल्फ मोटिवेशन एंड आउटर मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन को पॉजिटिव मोटिवेशन कहा जाता है, जबकि आउटर मोटिवेशन को नेगेटिव, टेम्परेरी नेगेटिव मोटिवेशन, क्योंकि जो आउटर मोटिवेशन है ना वो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। आज विवेक बिंद्रा लाइव थे, मोटिवेट हो गए, 1 महीने तक लाइव नहीं आए तो हम डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि आउटर मोटिवेशन था ना। लेकिन जिसको अपने आप से या जिसको आत्म केंद्रित कहते हैं, ठीक है ना, अपने आप से जो बात करने लग जाता है, अपने आप से जो मोटिवेट होने लग जाता है, जब भी डिप्रेशन में होता है तो शीशे के सामने खड़े होकर के बोलता है कि तुम्हें ये करना है वो करना, अपने आप से बात करता है, उसको कहते हैं अभिप्रेरणा का कौन सा, सेल्फ मोटिवेशन। वो आदमी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि आप तो हमेशा ही रहोगे ना साथ में, जब तक मरोगे नहीं तब तक उनके साथ में खुद ही है, तो हम तो कभी भी बात कर सकते हैं। रात के 12 बजे मूड हुआ खुद से बात करने का, कर लिया। अब विवेक बिंद्रा को तो पकड़ने जाओगे नहीं रात को 12 बजे ना। और फिर दूसरी बात है कि एक ही वीडियो को बार बार देखते हैं तो फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड लगने लग जाता है, फिर विवेक बिंद्रा आके कहता है बाउंस बैक, तो ऐसा लगता है थप्पड़ मारे इसके खींच के,
साला हर बार आता है यही करता है, बाउंस बैक, हमारी खुद जिंदगी बाउंस हो गई है ना। तो आउटर मोटिवेशन कभी काम नहीं करता, जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन है वही हमें आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें सेल्फ मोटिवेशन की है, ठीक है ना। तो इनको पढ़ते रहो, मोटिवेशन लेते रहो अपने आप से, किसी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं। नोट कर लिया सबने? कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक? नहीं है ना। होनी भी नीचे एक छोटा सा और है जिसको हम कहते हैं ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम, ठीक है ना। ये और पढ़ लेते हैं। ग्राहम का विसरण या निसरण का नियम, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ग्राहम, ठीक है ना। कई बार तो एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है गैसों का विसरण सिद्धांत या गैसों का विसरण नियम किसने दिया? ग्राहम ने दिया। ग्राम नहीं है, ग्राहम। क्या है? ग्राहम, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि डिफ्यूजन रेट, डीआर क्या है? डिफ्यूजन रेट या विसरण की दर किसकी? गैस की, तो गैस की बात हो रही है। 1/√m, m का मतलब है उसका अणुभार, या इसको MW भी कह सकते हो, मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√d यानी कि डेंसिटी। ये नियम दिया आपके ग्राहम ने। ग्राहम ने कहा कि जो डिफ्यूजन रेट है किसी भी गैस की, वो उसके मोलिकुलर वेट के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और उसके डेंसिटी वो भी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से आपको देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। एक तो सिंपली यही पूछ लेगा कि विसरण का नियम किसने दिया। एक है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विसरण के नियम का पालन करता है, कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, वो क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे कि ऑप्शन में देगा 4 गैस है, ए गैस दे दी उसने H2, बी गैस दे दी O2, सी गैस दे दी N2 एंड डी गैस दे दी आपको हीलियम, और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विसरण की दर का क्रम है, डिफ्यूजन रेट का क्रम कौन सा सही है। तो डिफ्यूजन रेट में जमाने के लिए या इसको अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट का सहारा ले लो। सबसे जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का, इसका मतलब उसकी डिफ्यूजन रेट सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का। इसका मतलब सबसे कम डिफ्यूजन रेट किसकी होगी? ऑक्सीजन के बाद में कौन आएगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद में कौन आएगा? हीलियम। और हीलियम के बाद में कौन आएगा? ये इसका ऑर्डर हो गया किसका? डिफ्यूजन रेट का। एक बात समझ में आई ना? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल से नहीं पूछे जाते। क्या? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी, वो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हो। ये आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है कि डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ MW एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ डेंसिटी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? फैल जाना, विचलित हो जाना, ठीक है ना। जैसे कि आपने डीओ लगाया, फैल गया, बिल्कुल। नोट कर लिया सबने? एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसी के अंदर नोट कर लो, उसको अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। पार्शियल प्रेशर लो किसने दिया? गिवन बाय डाल्टन। आंशिक दाब का नियम किसने दिया? डाल्टन, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि किसी भी गैस के प्रत्येक अणु का या प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है ना, जो आंशिक दाब होगा वो उसके कुल दाब के, यानी जितने भी अणु हैं उन सबका अगर आंशिक दाब को जोड़ दिया जाए तो टोटल उस गैस के दाब के बराबर होगा।
यानी कि इसका अगर हम सिंपल एक फॉर्मूला बनाए तो क्या बना सकते हैं, P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश डैश। जितने भी अणु हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर को जोड़ दीजिए, वो किसके बराबर आएगा, P टोटल के बराबर आएगा या उस गैस के कुल दाब के बराबर आएगा। ये बात किसने कही, डॉल्टन ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि आंशिक दाब नियम किसने प्रतिपादित किया, तो आप कहोगे जॉन डॉल्टन ने प्रतिपादित किया। ओके, कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक, नहीं है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर या वाष्प दाब, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक गाना आता है ना, बहुत पुराना गाना है कि लग जा गले से ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, तो अभी है तो पढ़ लो, क्या पता कल ना मिले, है ना। तो वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वाष्प दाब क्या होता है। देखो वेपर आप जानते हो, कोई भी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन या वेपराइजेशन। और जो वेपराइजेशन की जो स्टेट है उसको क्या कहते हैं, वेपर स्टेट। और वेपर स्टेट जो उस लिक्विड पर या उस लिक्विड की सरफेस पर जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। ठीक बात समझ में है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है, एक बार और वापस से बताएं भाई। जो वाष्प दाब है वो बनती है आपके द्रव अवस्था से, यानी कि द्रव अवस्था परिवर्तित होती है वाष्प अवस्था में। अब जो वाष्प बनी है उस द्रव के सतह पर बल लगाएगी, ठीक है ना। तो उस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया बल ही क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत परेशानी है। वेपर प्रेशर को हम जो कैलकुलेट करते हैं वो हाइग्रोमीटर के द्वारा करते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो वेपर है ये वेपर ही हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करती है, ह्यूमिडिटी इसी के अंदर में होती है। अगर वेपर ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वेपर कम होगी तो ह्यूमिडिटी कम होगी। इसलिए ह्यूमिडिटी को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, हाइग्रोमीटर। एक बात समझ में है ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। अब हम वेपर प्रेशर से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर रिलेशन क्या होता है, वहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या आता है। वेपर प्रेशर के हमने ये कह दिया कि द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब ही क्या है, वाष्प दाब। एक बात समझ में है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, तो हम कहते हैं इसकी यूनिट पास्कल भी हो सकती है, एटीएम भी हो सकती है यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर, एमएमओ/एसजी भी हो सकती है। ठीक बात समझ में, एक नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, हम वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। ओके, पहली चीज हम ये कहेंगे कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा तापमान होगा वेपर प्रेशर उतना ही, क्योंकि जितना ज्यादा तापमान होगा द्रव अवस्था उतनी ही ज्यादा वाष्प में बदलेगी, और जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी वो उतना ही ज्यादा दाब लगाएगी, और जितना ज्यादा दाब लगाएगी उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। भोपाल नहीं है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो हम कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव उबलना या करना स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। अब मान लो कि कोई द्रव है, दो द्रव है, जैसे कि मान लो एक लिक्विड है ए, एक लिक्विड है बी। ए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है आपके 80 डिग्री सेल्सियस और इसका है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों को हम उबालने के लिए छोड़ देते हैं। पहले कौन उबलेगा, उसके बाद में जो पहले उबलेगा इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि पहले उबल रहा है, तो इसलिए बात है कि इसके अंदर से जो फॉर्मेशन ऑफ वेपर है वो ज्यादा होगी, जबकि इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ वेपर या वाष्प दाब का बनना कम होगा क्योंकि ये तो लेट उबल रहा है। ये 90 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है जबकि ये तो 80 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। तो इसका मतलब अगर वाष्प या क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो उसका वेपर प्रेशर, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, वेरी गुड। और बात कर लेते हैं कि इसको कौन कौन प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। एक अपन कहते हैं कि वेपर प्रेशर को प्रभावित करने, ये तो एक इसका रिलेशन हो गया, एक प्रभावित करने वाले कारक भी देखते हैं क्योंकि यहां से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। प्रभावित करने वाले कारक किसको प्रभावित करेंगे, वेपर प्रेशर को। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर्स।
पहला है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, क्योंकि नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड ही करेगा, क्योंकि अगर मान लो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ये उसकी नेचर है कि नहीं है, तो इसका मतलब नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। दूसरा है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि ताप पर डिपेंड करता है, अगर ताप अधिक है तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, ताप कम है तो वाष्प दाब भी कम होगा, ठीक है ना। तीसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, यानी कि सरफेस एरिया पर। मान लो एक तालाब है और एक कुआं है, कुएं में से ज्यादा वेपर बनेगी या तालाब में से, क्योंकि तालाब का क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब जो लिक्विड की सरफेस एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है। एक बात समझ में आई ना, वेरी गुड। इसके अलावा अगर और बात करें तो एक है कि द्रव में उपस्थित अशुद्धि, द्रव में उपस्थित अशुद्धियां, इसका मतलब इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर या लिक्विड। लिक्विड में अगर इंप्योरिटीज ज्यादा है तो इसका मतलब उसका वेपराइजेशन कम होगा, और वेपराइजेशन कम होगा तो इसका मतलब उसके अंदर वेपर प्रेशर कम होगा। एक बात समझ में है ना, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मैं पांचवा पॉइंट और लिखता हूं, आयतन क्या इसको प्रभावित करता है, करता है क्या, वॉल्यूम कैसे बताओ, समझाओ एक बार, एक्सप्लेन करके बताओ। वेरी गुड। एक जग में 5 लीटर पानी को भरो और उसी जग के अंदर आधा लीटर पानी भरो, किसका वेपराइजेशन ज्यादा होगा, बाल्टी ले लो, बाल्टी में आराम से 5 लीटर भर सकते हैं। गलत बात है, आयतन इसको प्रभावित करता ही नहीं। एक बात समझ में आई, आयतन इसको प्रभावित करता ही नहीं। क्यों, क्योंकि मान लो आपने बाल्टी में 2 लीटर लिया है, बाल्टी बिल्कुल एक सिलेंडर आकार है, जैसे कि मान लो ये एक बीकर ही ले लिया या बाल्टी ले ली, ये बिल्कुल ऐसे है। अब इसके अंदर आपने 2 लीटर भरा है तो 2 लीटर यहाँ तक आएगा, दूसरे बाल्टी के अंदर आपने 5 लीटर लिया तो यहाँ तक भरेगा। ऊपर से क्योंकि जो वेपराइजेशन है ये बॉइलिंग नहीं हो रहा है, कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन में मेन डिफरेंस क्या है, इसको भी तो दे सकते हैं, तालाब के नीचे आग लगा दे, मिल जाएगी उसको भी, बिल्कुल। जो आपके बॉइलिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो वेपराइजेशन होता है वो कंप्लीट लिक्विड की सरफेस से होता है, यानी कि उसमें आंतरिक सतह भी भागीदारी होती है और बाह्य सतह भी, जबकि वेपराइजेशन के अंदर केवल और केवल आउटर सरफेस होती है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के अंदर से जो वेपर बनेगी वो केवल आउटर सरफेस से बनेगी, इनर सरफेस इसके अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसका जितना क्षेत्रफल है दोनों से बराबर ही बनेगी। इसका मतलब आयतन इसको प्रभावित नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाष्प दाब को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता, 4 ऑप्शन देगा, गलत हो जाता ना, है ना, तो तुम्हें भी जाना पड़ता है ना। हाँ, इसके अलावा चलो और देखते हैं, एक है, देखो भाई एक, चलो छठी चीज देखो, जिसके आगे मैंने क्रॉस लगा दिया इसका मतलब वो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली देखे गए हैं तो मैंने वो भी लिख दिए हैं क्योंकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। एक है आपके वेलोसिटी ऑफ एयर, क्या हवा का वेग वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है, कितने बच्चे कहते हैं कि सर हाँ, हाँ वाले हाथ खड़े करो, 4 5 और 4 9 2 11 और 1 12, वेरी गुड। और कितने लोग कहते हैं कि सर ना, 1, अरे ऑप्शन 2 ही है, हाँ और ना, तुम तो फिर बार बार वो डायलॉग मारना पड़ता है कि ना तो नर है ना मादा है, ये तो आधा, तो किधर तो जाओ भाई, वोट देना है तो या तो कांग्रेस को दो या बीजेपी को, तो किधर तो दो, नोटों में देके क्या कर लोगे, नोटा में देके क्या कर लोगे,
यहाँ पर तुम्हारे को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, ना ही मैं तुम्हारे घर वालों को बोलूंगा कि आज इसने वेपर प्रेशर का क्वेश्चन गलत किया मेरी क्लास में, ठीक है ना। तो इससे टेंशन वाली बात नहीं है, गलती तो हुआ है, गलती करेंगे तो सीखेंगे ना। एक महान मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है, तो हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो गलती करो लेकिन करो तो सही, ठीक है ना। और वैसे भी किसी ने कहा है कि कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ तो करे, किसी का भला नहीं हो रहा तो कम से कम बुरा तो करे, कुछ तो करो, बैठे रहने से क्या मतलब है। बात समझ में भाई, किसी का घर बन नहीं रहा है, फोड़ने में अपने बाप का क्या जाता है, दो पत्थर उठाओ फोड़ ही दो, एक बात समझ में ना भाई। वही बात है कि गाड़ी ला नहीं सकते तो कम से कम गाड़ी की लात तो मार ही सकते हैं ना, वही चीज है, तो गलत तो करो। अब देखो भाई, जिन बच्चों ने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ एयर वेपर प्रेशर को इफेक्टेड करेगी, वो बिल्कुल सही करेगी। देखो कैसे, मान लो एक सरफेस है, ठीक है ना, इस सरफेस से वेपर बन रही है। अब अगर एयर का वेग ठीक ठाक है, अच्छा है, तो इसका मतलब जो वेपर बन रही है वो एयर के साथ बह के निकल जाएगी, फिर वहां पर वेपर प्रेशर कम हो गया, फिर बनेगी ज्यादा। एक बात समझ में है ना, कोई दिक्कत वाली बात है। एक हम ये कहते हैं, एक रिलेशन यहाँ पर और आप पढ़ लेना कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 स्टार। कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वेपराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, भाई वेपर जितनी ज्यादा बनेगी वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। लेकिन हम कहते हैं कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया ना तो वेपराइजेशन कम होगा। सतह पर दाब लगा रहा है और बनने ही नहीं दे रहा, अब हवा आई उसको बहा के लेके दाब कम हो गया, फिर बनेगा, फिर आई फिर बहा के ले। अगर वायु का वेलोसिटी ठीक ठाक है तो वहां पर वेपराइजेशन ठीक ठाक होगा। एक बात समझ में है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, कतई नहीं है ना, वेरी गुड। तो अपन बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।